नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल हमने बात की थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो भी श्रेणियां बनती है, उनकी वेवलेंथ किस प्रकार होती है, इन सभी को हमने कल की क्लास में समझा था। आज अपने पास पहला टॉपिक होगा बोर का जो द्वितीय अभिग्रहित द्वितीय परिकल्पना है, उसका डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था। वो स्पष्टीकरण क्या है उसकी अपने बात करेंगे। तो बोर का द्वितीय अभिग्रहित था क्या, उसकी परिकल्पना क्या थी। तो बोर ने ऐसा कहा था कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में गति करेगा और इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। मतलब कि 9वीं कक्षा के लिए बोर ने कुछ ऐसा कहा था कि mvr इज इक्वल कितना हो जाएगा, h/2π का पूर्ण गुणज हो जाएगा। लेकिन बोर ये नहीं बता पाया कि h/2π आया कहाँ से। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो समीकरण है, वो कैसे बनी है, इसको सबसे पहले किसने समझाया है, डी ब्रोगली ने समझाया है। तो डी ब्रोगली का स्टेटमेंट क्या है उसकी अपने बात करते हैं। तो डी ब्रोगली के अनुसार है, यूं मान लो कि ये हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है, ये हाइड्रोजन परमाणु की एक कक्षा है, मूल कक्षा, और ये उसके लिए उत्तेजित कक्षा आपने समझ ली। सपोज दैट मूल कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील है, गति कर रहा है। और बोर के परिकल्पना की अपने बात करें तो ये जो कक्षा है वो वर्ताकार है, यानी कि वर्ताकार कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन गतिशील है। जब ये इलेक्ट्रॉन लगातार गतिशील होगा तो बोर ने ऐसा कहा था कि यहाँ पे कोई भी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी, किसी भी प्रकार की तरंग का निर्माण नहीं होगा। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन मूल कक्षा में गति करता है उस केस में ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती, परंतु तरंग जरूर बनती है। और जो भी तरंग बनती है, यहाँ पे जो भी तरंग उत्सर्जित होती है वो तरंग होती है अप्रगामी। ऊर्जा उत्सर्जित नहीं हो रही है लेकिन तरंग उत्सर्जित जरूर हो रही है, तरंग बन रही है। इसका मतलब ये जो तरंग है वो ऊर्जा रहित है, इसके पास ऊर्जा है नहीं। यदि मैं ऊर्जा के आधार पे तरंग के विभेद की बात करूं तो तरंगें दो प्रकार की होंगी। एक होगा प्रगामी तरंग जिसकी अपनी खुद की ऊर्जा होती है, यानी कि प्रगामी तरंग के संचरण के साथ साथ ऊर्जा का संचरण भी होता है। और दूसरी तरंग होती है अप्रगामी तरंग जिसके पास ऊर्जा नहीं होती, यानी कि अप्रगामी तरंग ऊर्जा रहित तरंग होती है। तो डी ब्रोगली ने यह कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूल कक्षा में गति करेगा उस स्थिति में अप्रगामी तरंग का निर्माण होगा, अर्थात तरंग तो बनेगी लेकिन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी। अतः इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में लगातार गतिशील होगा, उसकी ऊर्जा वेस्ट नहीं होगी, ऊर्जा में कोई भी कमी नहीं आएगी। और साथ में डी ब्रोगली ने यह भी कहा है कि जो अप्रगामी तरंग बनती है उसके बनने की एक आवश्यक शर्त होती है। वो शर्त क्या है कि डी ब्रोगली के अनुसार जो अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है, अप्रगामी तरंग के लिए यह आवश्यक होता है कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में, जिस वर्ताकार कक्षा में गतिशील है उस कक्षा की परिधि का मान, बोले तो 2πr, परिधि का जो मान होगा वो उत्सर्जित होने वाली तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा के पूर्ण गुणज के तुल्य होना चाहिए। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गतिशील है जिस किसी भी कक्षा में, हम यहाँ पे मूल कक्षा की बात कर रहे हैं, मूल कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी कोई भी कक्षा हो सकती है। इलेक्ट्रॉन यदि किसी भी कक्षा में गति करता है तो अप्रगामी तरंग तभी बनेगी जब उस कक्षा की परिधि का मान, वर्ताकार है तो 2πr परिधि होगी, परिधि का मान उत्सर्जित होने वाली तरंग की तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज हो, यानी कि n गुना हो। मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस प्रकार से हो। और अपने 9वीं कक्षा यदि मान लें कि भाई ये 9वीं कक्षा में गतिशील है तो यहाँ पे 9वीं कक्षा की त्रिज्या हम 2πrn लिख सकते हैं। यहाँ पे जो बोर का सिद्धांत है वो 9वीं कक्षा के लिए दिया गया था, अतः हम इस मूल कक्षा को 9वीं कक्षा ही मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन 9वीं कक्षा में गति करता है। तो फिर 2πrn इज इक्वल क्या हो जाएगा, n लैम्डा। ये अपने पास सिस्टम तैयार हो गया। इस इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन लेके आनी है। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो लैम्डा है
लैम्डा, जब हमने लेसन नंबर 13 की बात की थी, फोटोन के बारे में अपने पढ़ रहे थे, उस कंडीशन में हमने लैम्डा की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। लैम्डा कौन सा? फोटोन की तरंग दैर्ध्य। यदि आप लोगों को याद हो तो लैम्डा का मान था h/mv। ओके, तो लैम्डा के स्थान पे आप क्या लिखोगे? h/mv लिखोगे। और यदि हम nवीं कक्षा की बात करें तो जी वेग है वो nवीं कक्षा का बनेगा। तो लैम्डा के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? h/mvn लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 पाई rn इज इक्वल n, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लैम्डा के स्थान पे? h/mvn। ऐसा क्यों हुआ? चूंकि जो भी लैम्डा होता है किसका? फोटोन का, तो वो कितना होता है? h/mv होता है। nवीं कक्षा की बात करें तो vn आ जाता है। अब इसके आधार पे आपको पक्षांतरण करना है, किस प्रकार से करना है, उसके लिए आप इस इक्वेशन पे नजर लगातार रखना। क्या करना है? बराबर से पहले mvr रखना है। तो m ये रहा, v ये रहा, r ये रहा, इन तीनों को आप बराबर से पहले लेके जाओ, पक्षांतरण कर लो। तो m v और r nवीं कक्षा के लिए आ गए। बराबर होना चाहिए n बराबर है ओके, h भी बराबर है, 2 पाई बचा है उसको सामने ले आओ। तो h/2 पाई और साथ में क्या बचा हुआ है? n बचा हुआ है। तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया? कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज हमें प्राप्त हो चुका है। यही तो बोर का द्वितीय स्टेटमेंट था, द्वितीय अभिग्रही था, द्वितीय परिकल्पना थी। तो ये जो समीकरण नंबर 1 अपने सामने निकल के आ रही है वो बोर के सेकंड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और इस उत्तर को किसने प्राप्त किया है? डी ब्रोगली ने। यानी कि डी ब्रोगली जो होगा वो ये बताएगा कि भाई ये कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज कैसे आया, उसके लिए अपने पास ये सिस्टमेटिक ढंग से थ्योरी बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के डी ब्रोगली का स्पष्टीकरण ये हो गया कि डी ब्रोगली के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में गति करता है तो ऊर्जा रहित अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है, और अप्रगामी तरंगों के लिए यह आवश्यक होता है कि इलेक्ट्रॉन जिस किसी भी कक्षा में गति करता है उस कक्षा की परिधि का मान h/2 पाई का उसकी परिधि का मान उत्सर्जित होने वाली तरंग की तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो ये था डी ब्रोगली का स्पष्टीकरण। अब अपने बात करेंगे बोर मॉडल में कौन कौन सी कमियां हैं। तो बोर मॉडल की कमियां क्या होंगी उसकी अपने बात करने वाले हैं। ओके, तो बोर मॉडल की कमियां। वैसे तो बोर मॉडल एक अच्छा मॉडल है जो कि बहुत हद तक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है, हमें समझाता है। तो बोर मॉडल के अंदर भी कुछ कमियां रही हैं, जिसमें से पहली कमी तो ये हो गई कि जो बोर का मॉडल है वो कुछ ही परमाणुओं के लिए लागू है। तो कौन कौन से परमाणु? उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बस हाइड्रोजन के समकक्ष उसके सदृश जो भी अपने पास परमाणु होंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए, केवल वही तक वैध है, आगे उसका यूज नहीं हो पाता। क्योंकि आगे फिर अपने बात करें आगे कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन जो भी है उस पर अपने आगे चले तो जो भी वैल्यूज हम प्राप्त करते थे, उसकी आवर्ती हो गई या उसके लिए ऊर्जा का मान हो गया इलेक्ट्रॉन का, वो सारे मान हैं वो फेल हो जाते हैं, सही मान हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो जो बोर मॉडल के द्वारा हमने जो भी त्रिज्या ज्ञात की या आवर्ती ज्ञात की या आवर्तकाल ज्ञात किया, ऊर्जा ज्ञात की, ये सारे के सारे मान जो है वो केवल हाइड्रोजन के समकक्ष या सदृश्य आयनों तक ही सीमित रह जाता है। अब जैसे लिथियम आयन होगा, हीलियम आयन होगा या हाइड्रोजन के समस्थानिक होंगे, वहीं तक ये केवल वैलिड हो पाएगा। सेकंड, जो बोर का द्वितीय स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, उसके अंदर h/2 पाई है वो कहाँ से आया, इसका स्पष्टीकरण बोर के पास नहीं था। मतलब h/2 पाई को बोर ने स्वेच्छा से माना, अपने कॉमन सेंस के आधार पर इसको डिफाइन किया था। तो ये उसका दूसरी कमी, ड्रॉबैक हो गया। तीसरा, बोर ने क्या किया कि जो भी अपने भौतिक राशि हमने ज्ञात की थी, त्रिज्या, आवृत्ति, आवर्तकाल, ऊर्जा, उसमें कहीं भी हमने तीव्रता ज्ञात नहीं की। मतलब जो बोर मॉडल है
वो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तीव्रता को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसने तीव्रता की कहीं कोई व्याख्या नहीं की थी। चौथा ड्रॉबैक, बोर ने इलेक्ट्रॉन की कक्षा को वृत्ताकार माना है। कैसा माना है? वृत्ताकार। लेकिन मूल तथ्यों के आधार पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा होती है नाभिक के चारों ओर, वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है। कौन सी कक्षा होगी? दीर्घवृत्ताकार। तो ये इसके 4-5 ड्रॉबैक हो गए। पहला ड्रॉबैक, ये केवल हाइड्रोजन या फिर उसके समस्थानिकों तक ही लागू होता है या उसके लिथियम हीलियम आयनों तक ही सीमित रह जाता है। दूसरा, H/2π को स्वेच्छा से माना। तीसरा ड्रॉबैक, वो इलेक्ट्रॉन की तीव्रता को डिफाइन नहीं कर पाया। और चौथा ड्रॉबैक कि नील्स बोर ने जो भी इलेक्ट्रॉनों की कक्षा है उसको वर्ताकार माना है, जबकि वास्तव में जो कक्षा होती है वो कैसा होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। तो ये इसके कुछ एक ड्रॉबैक थे। ओके, अब अपने क्या करेंगे? अब अपने ज्ञात करने वाले हैं आयनन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा, आयनन विभव और उत्तेजन विभव की। तो अपने पास पहला टॉपिक होगा उत्तेजन ऊर्जा। उसके साथ ही अपने समझेंगे उत्तेजन विभव कि उत्तेजन ऊर्जा क्या होता है, उत्तेजन विभव क्या होता है, उसकी अपने बात करने वाले हैं। ठीक है, उत्तेजन ऊर्जा किसे कहोगे? अपने पास सपोज दैट कि ये एक नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर मूल कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन गति करता है। मूल कक्षा कोई भी हो सकती है और ये उसके लिए उत्तेजित कक्षा हो गई। मूल कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। मान लो ये मूल कक्षा है, वो एग्जाम्पल के तौर पे पहली कक्षा है और हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? यदि आपको याद हो, हमने ऊर्जा वाले टॉपिक में समझा था, प्रत्येक अलग अलग कक्षाओं के लिए हमने ऊर्जा के मान देखे थे। तो हाइड्रोजन की यदि आपने वो क्लास देखी है और आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ मुझे समझाने की कोशिश करना, मतलब मन ही मन में गुनगुनाना कि कितनी ऊर्जा होती है। हाइड्रोजन की पहली कक्षा की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा की ऊर्जा होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी कक्षा की ऊर्जा होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथी कक्षा की ऊर्जा होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये मान आपको ध्यान में रखने हैं। और यहाँ पे जो हम माइनस शब्द यूज कर रहे हैं, माइनस साइन यूज कर रहे हैं, वो क्या बताएगा? माइनस का मतलब ये होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ आकर्षण बल से बंधा हुआ है। और यदि हम इलेक्ट्रॉन को मुक्त अवस्था में लाने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? कम से कम ऊर्जा होनी चाहिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके आगे प्लस में कितनी भी एनर्जी हो सकती है। तो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो वो हाइड्रोजन की पहली कक्षा में गति करता है, मूल कक्षा वो पहली कक्षा है, और उसके लिए उत्तेजित कक्षा कक्षा नंबर 2 हो जाएगी। तो पहली कक्षा के पास एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। दूसरी कक्षा के पास एनर्जी कितनी होगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ओके, उत्तेजन ऊर्जा किसे कहोगे? इस हाइड्रोजन परमाणु को हम एनर्जी प्रदान करेंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे, उस ऊर्जा को ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात उत्तेजित कक्षा में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कक्षा में पहुंचाने के लिए जो भी ऊर्जा दी जाती है वो उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। उत्तेजन ऊर्जा किसे कहोगे? इलेक्ट्रॉन को मूल कक्षा से उत्तेजित कक्षा में पहुंचाने के लिए जो भी ऊर्जा हम देंगे उस ऊर्जा को क्या कहेंगे? उत्तेजन ऊर्जा। तो इस परमाणु को, इस इलेक्ट्रॉन को हम कम से कम कितनी ऊर्जा दें कि एक इलेक्ट्रॉन मूल कक्षा से उत्तेजित कक्षा में संक्रमित हो जाए? तो प्रदान की गई उस कम से कम यानी कि न्यूनतम एनर्जी को क्या कहते हैं? उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? किसी परमाणु को प्रदान की गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूल कक्षा से उत्तेजित कक्षा में संक्रमित हो जाता है, तो प्रदान की गई उस न्यूनतम ऊर्जा को ही उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है और दूसरी कक्षा में हमें पहुँचाना है, तो हम कितनी ऊर्जा इसको देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाए? देखो, मैं एक बेसिक बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन को चाहे आप किसी भी कक्षा से किसी भी कक्षा में पहुँचाओ,
यदि लोवेस्ट कक्षा से अपर कक्षा में लेके जाओगे तो हम इसको ऊर्जा देंगे, और यदि ये टॉप से बॉटम में नीचे की ओर आएगा, मूल कक्षा की ओर आएगा, तो ये ऊर्जा हमें देगा। चाहे ये ऊर्जा ले चाहे ऊर्जा दे, वो लेना या देना मान ज्ञात कैसे होता है कि दोनों कक्षाओं का आप अंतराल निकाल लो, प्रदान की गई या ग्रहण की गई ऊर्जा निकल जाती है। मतलब क्या हो गया? मतलब सिंपल शब्दों में ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन यदि पहली कक्षा में गति करता है और दूसरी कक्षा में इसको पहुंचाना है, तो जाहिर सी बात है दूसरी कक्षा के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने इसको ऊर्जा दी है, वो दूसरी कक्षा में चला गया है। तो दूसरी कक्षा में जाने पर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है -3.4, पहले में कितनी थी? -13.6। तो हमने -13.6 से इसको 3.4 बना दिया, तो कितनी ऊर्जा दी? कैसे ज्ञात हो जाएगी कि जो उत्तेजित कक्षा में ऊर्जा है उसमें से पहली वाली कक्षा की ऊर्जा को घटा दो, तो घटाने पर जो मान आएगा वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में आ जाएगा। मतलब जब हम इस परमाणु को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो ये इस परमाणु का जो भी इलेक्ट्रॉन है वो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाएगा। मतलब पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी कितनी प्रदान करनी पड़ती है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो उत्तेजन ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? उत्तेजन ऊर्जा कहलाएगी। इसी प्रकार से यदि आप तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना चाहते हो जी, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती कितनी है? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो भाई अब अपने पास पहली कक्षा मूल कक्षा से हमें उत्तेजन कक्षा 3 में पहुंचाना है, तो फिर उत्तेजन ऊर्जा कितनी बनेगी? उत्तेजन ऊर्जा बन जाएगी -1.5 में से -13.6 घटा दो, इसके अंदर जो भी मान निकल के आता है, जैसे कि अपने पास ये मान कितना बन के आ जाएगा? ये अपने पास मान बन के आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में। तो यहाँ पे 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो भी इस केस के लिए उत्तेजन ऊर्जा का मान हो गया। इसी प्रकार आप दूसरी कक्षा से यदि तीसरी कक्षा में लेके जाना चाहते हो तो तीसरी कक्षा वाली ऊर्जा से दूसरी वाली को घटा दो, तो वो उत्तेजित कक्षाओं में चला जाएगा। इसी प्रकार यदि आप नीचे मूल कक्षाओं में लेके आते हो तो टॉप वाली कक्षा से मूल वाली कक्षा को माइनस कर दो, उत्सर्जन होने वाली ऊर्जा का मान निकल के आ जाएगा। तो सिंपल शब्दों की यदि मैं बात करूं तो मैक्सिमम ऊर्जा होती है नाभिक से जितना ज़्यादा दूरी पे कोई भी कक्षा होगी उसके पास ऊर्जा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इलेक्ट्रॉन को प्रदान की गई या फिर ग्रहण की गई जो भी ऊर्जा होती है उसका मान सिंपल सा निकल के आ जाता है कि उत्तेजित वाली कक्षा से मूल कक्षा की ऊर्जा को माइनस कर दीजिए, ग्रहण की गई या फिर प्रदान की गई ऊर्जा का मान निकल के आ जाता है। तो उत्तेजित ऊर्जा हम किसे कहेंगे? कि किसी भी परमाणु को प्रदान की गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण वह उत्तेजित कक्षा में संक्रमित हो जाता है, तो प्रदान की गई उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। अब बात करते हैं उत्तेजन विभव की। सेम सिस्टम है, ये नाभिक हो गया, मूल कक्षा हो गया, उत्तेजित कक्षा हो गया। मानेंगे पहली कक्षा है वो मूल कक्षा है, ऊर्जा कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा उत्तेजित कक्षा मान ली, ऊर्जा कितनी होगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने इसको ऊर्जा प्रदान की थी, अब भी हम इसको ऊर्जा प्रदान करेंगे लेकिन इसके साथ एक बैटरी संयोजित कर देंगे। मतलब इसके ऊपर विभव आरोपित करना है। क्या आरोपित करना है? विभव आरोपित करना है। तो इसके ऊपर हम बैटरी के द्वारा कम से कम कितनी वोल्टता आरोपित करें, कितना विभव आरोपित करें कि इसमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन उत्तेजन ऊर्जा के तुल्य ऊर्जा को ग्रहण कर ले और उत्तेजित कक्षा में संक्रमित हो जाए। तो आरोपित होने वाले न्यूनतम विभव को क्या कहोगे? उत्तेजन विभव कहोगे। मतलब कि किसी परमाणु पर आरोपित वह न्यूनतम विभव जिसके कारण उस परमाणु की मूल कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉन आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करेगा, उत्तेजन ऊर्जा के तुल्य ऊर्जा ग्रहण करेगा और उत्तेजित कक्षा में संक्रमित हो जाता है। तो आरोपित किए गए या प्रदान किए गए विभव को हम क्या कहते हैं? उत्तेजन विभव कहते हैं। ओके, उत्तेजन विभव का जो आंकिक मान होता है वो उत्तेजन ऊर्जा के ही तुल्य होता है। फर्क होता है सिर्फ मात्रक का। जैसे कि यहाँ पे अपने पास उत्तेजन ऊर्जा के ये जो मान है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जो पहली कक्षा से हमें दूसरी कक्षा में लेके जाना है, तो उत्तेजन ऊर्जा का मान कितना था? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था।
तो यहाँ पे दूसरी कक्षा के लिए उत्तेजन विभव कितना होगा। इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से लेके जाना है दूसरी कक्षा में, तो उत्तेजन विभव कितना बनेगा। उत्तेजन विभव तो इतना ही बनेगा 10.2 10.2 ही मान बनेगा, अंकिक मान, लेकिन मात्रक चेंज होगा क्योंकि वोल्ट, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन यदि पहली कक्षा में है और दूसरी कक्षा में लेके जाना है तो उत्तेजन ऊर्जा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जबकि उत्तेजन विभव 10.2 वोल्ट बनेगा। मतलब उत्तेजन विभव का जो आंकिक मान होता है वो हमेशा उत्तेजन ऊर्जा के ही तुल्य होता है, लेकिन ऊर्जा और विभव में अंतर होता है सिर्फ और सिर्फ उसके मात्रक का। तो उत्तेजन विभव हमने किसे कहा, किसी परमाणु पर आरोपित वह न्यूनतम विभव जिसके कारण उस परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन उत्तेजन ऊर्जा के तुल्य ऊर्जा ग्रहण कर लेता है तथा उत्तेजित कक्षा में संक्रमित हो जाता है। तो आरोपित उस विभव को हम क्या कहते हैं, उत्तेजन विभव कहते हैं। इसका आंकिक मान उत्तेजन ऊर्जा के ही तुल्य होता है, केवल और केवल अंतर किसका होता है, उसके मात्रक का अंतर होता है। ओके, तो अब अपने बात करेंगे आयनन ऊर्जा और आयनन विभव की। अब अपना अगला टॉपिक होगा आयनन ऊर्जा और साथ में आप देखेंगे आयनन विभव। ओके, आयनन ऊर्जा क्या होगा और आयनन विभव क्या होगा। सेम प्रोसेस, नाभिक हो गया, प्रथम कक्षा मूल कक्षा मान ली, ये हाइड्रोजन की द्वितीय कक्षा हो गई, इलेक्ट्रॉन मूल कक्षा यानी कि पहली कक्षा में है। तो इस हाइड्रोजन परमाणु को हम कम से कम कितनी ऊर्जा देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाए, तो प्रदान की गई न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहेंगे। हाइड्रोजन परमाणु को प्रदान की गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाता है, तो उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित कक्षा में जाता है तो उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, उत्तेजन ऊर्जा कहेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है तो हाइड्रोजन के लिए पहली कक्षा में ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो भाई हम इस इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी ऊर्जा दें कि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाए। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यदि मुक्त अवस्था में आएगा तो उसके पास एनर्जी होगी कितनी, कम से कम। तो जी इलेक्ट्रॉन यदि मुक्त अवस्था में आता है तो उसके पास जो कुल एनर्जी होती है वो कम से कम 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो इसके पास ऊर्जा भी नेगेटिव में है, हमें इसको 0 बनाना है, तो कितनी ऊर्जा देंगे। इसके पास फिलहाल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसको आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और दे दो तो परिणामी ऊर्जा कितनी बन के आ जाएगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो पहली कक्षा से यदि आप इलेक्ट्रॉन को मुक्त अवस्था में लेके आना चाहते हो तो आपको एनर्जी कितनी प्रदान करनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रदान करनी पड़ेगी। और ये जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा के लिए आयनन ऊर्जा बन गई है, क्योंकि कितनी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था में आ जाएगा। यदि अपने हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा के लिए बात करें आयनन ऊर्जा का, तो द्वितीय कक्षा में ऊर्जा होती कितनी है इलेक्ट्रॉन के पास, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। इतनी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, मुक्त अवस्था में लेके आना है, तो हम कितनी ऊर्जा प्रदान करें, हमें इतनी ही एनर्जी और प्रदान करनी पड़ेगी। मतलब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसको पॉजिटिवली 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और दे दो, कुल ऊर्जा कितनी बन जाएगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ जाएगा, मुक्त अवस्था में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रदान करोगे तो वो मुक्त अवस्था में आएगा। मतलब हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा के लिए जो आयनन ऊर्जा होती है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। शॉर्ट एंड स्वीट, इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी कक्षा में हो, इलेक्ट्रॉन को मुक्त अवस्था में लाने के लिए कम से कम जो ऊर्जा प्रदान की जाती है वो उसी कक्षा की आयनन ऊर्जा कहलाती है। ओके, बात कर लेते हैं आयनन विभव की। तो आयनन विभव सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन मान लो हाइड्रोजन की पहली कक्षा में है और मूल कक्षा है वो दूसरी कक्षा यदि अपने मान लें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देनी है, ऊर्जा देने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से विभव आरोपित करेंगे, यानी कि एक बैटरी संयोजित कर देते हैं।
बैटरी संयोजित करने पर हम इसके ऊपर आरोपित वोल्टता को देखेंगे और हम इसको वोल्टता प्रदान भी करेंगे। वोल्टता प्रदान करेंगे मतलब ये विद्युत ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा और लगातार उत्तेजित कक्षाओं में चला जाएगा और कुछ समय पश्चात जब उसकी ऊर्जा 0 हो जाएगी तो वो मुक्त अवस्था में भी आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो हम इस परमाणु के ऊपर विभव आरोपित करेंगे जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा ग्रहण करता रहेगा और मुक्त अवस्था में आ जाएगा। तो इस परमाणु पर हम कम से कम कितना विभव आरोपित करें कि इलेक्ट्रॉन है वो आयनन ऊर्जा के तुल्य ऊर्जा ग्रहण कर ले और मुक्त अवस्था में आ जाए, तो आरोपित उस न्यूनतम विभव को क्या कहने वाले हैं? आयनन विभव कहने वाले हैं। तो आयनन विभव आप किसे कहोगे? कि किसी परमाणु पर आरोपित वह न्यूनतम विभव जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा के तुल्य ऊर्जा ग्रहण कर लेता है और मुक्त अवस्था में आ जाता है, तो आरोपित उस न्यूनतम विभव को हम क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव का मान भी आयनन ऊर्जा के ही तुल्य होता है, मात्रक का फर्क होता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए आयनन विभव 13.6 आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो भाई इसी प्रथम कक्षा के लिए जो आयनन विभव होगा वो भी 13.6 ही होगा, लेकिन मात्रक क्या बनेगा? वोल्ट बनेगा। दूसरी कक्षा के लिए जो आयनन ऊर्जा थी वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो यहाँ पे आयनन विभव कितना होगा? 3.4 ही होगा, लेकिन मात्रक क्या बन जाएगा? वोल्ट बन जाएगा। कुल मिलाकर के आयनन विभव का जो आंकिक मान होता है वो आयनन ऊर्जा के ही तुल्य होता है। अब आयनन विभव और आयनन ऊर्जा में एक सूत्र होता है, एक संबंध होता है। इसी प्रकार उत्तेजन विभव और उत्तेजन ऊर्जा के मध्य भी एक संबंध होता है। वो रिलेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो आयनन विभव होता है उसका मान होता है कितना? आयनन ऊर्जा बटे ई। जैसे हमें आयनन विभव निकालना पड़े पहली कक्षा के लिए, तो पहली कक्षा के लिए आयनन ऊर्जा कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या कहेंगे? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे ई। ई से ई कैंसिल कर दो तो वी का मान कितना बचेगा जी? 13.6 वोल्ट बचेगा। यानी कि आंकिक मान तो उतना ही निकल के आएगा, मात्रक चेंज हो गया। तो आयनन विभव बराबर होता है आयनन ऊर्जा बटे में ई। इसी प्रकार उत्तेजन के लिए भी होता है उत्तेजन विभव उत्तेजन ऊर्जा। उत्तेजन विभव का सूत्र क्या बनेगा? उत्तेजन विभव बराबर बनेगा उत्तेजन ऊर्जा बटे ई। तो अब अपने यदि उत्तेजन विभव निकालना चाहें तो इलेक्ट्रॉन मूल कक्षा में है, पहली कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो दूसरी कक्षा के लिए अपने उत्तेजन ऊर्जा कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे में ई लगा दो, विभव आ जाएगा। ई से ई कैंसिल, कितना बन जाएगा? 13.6 वोल्ट बन जाएगा। तो ये सूत्र जो रिलेशन जो है वो आपको याद रखना होगा कि विभव बराबर होता है ऊर्जा बटे में ई, जिसके कारण आंकिक मान तो सेम रह जाता है लेकिन जो मात्रक होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये था अपने पास लेसन नंबर 14 परमाणु।